नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और सभी विद्यार्थियों को आज तेजा दशमी और बाबा रामदेव जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ ही हम अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं आज। देखो, सबसे पहले हम पढ़ रहे थे कल मानक वेस्टर्न सेल। मानक वेस्टर्न सेल में हमने पढ़ा था, इसका आकार वगैरह पढ़ा था, इसकी संरचना, बनावट, क्रियाविधि, सारी चीज़ें पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे गिब्स मुक्त ऊर्जा। गिब्स मुक्त ऊर्जा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आज आपका जो टॉपिक है उसकी हेडिंग डाल लेते हैं, गिब्स मुक्त ऊर्जा। गिब्स मुक्त ऊर्जा। देखो, सबसे पहले तो गिब्स मुक्त ऊर्जा किसे कहते हैं कि कोई भी प्रक्रम है और उस प्रक्रम में जो किया गया कार्य है, उस कार्य की जो माप है वह किसमें की जाती है? गिब्स मुक्त ऊर्जा में। किसी भी प्रक्रम में किए गए कार्य का माप गिब्स मुक्त ऊर्जा कहलाता है। ये कह सकते हैं। इस गिब्स मुक्त ऊर्जा को यदि हम दर्शाएं तो दर्शाने का जो प्रतीक चिन्ह होता है वह होता है डेल जी। क्या होता है? डेल जी। तो इसके हम ये कहेंगे, कोई भी कार्य और उस कार्य करने का जो माप होता है उसको क्या कहते हैं? हम गिब्स मुक्त ऊर्जा कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम ऐसा लिखेंगे, किसी प्रक्रम में किए गए कार्य की माप, किसी प्रक्रम में किए गए कार्य की माप। आपके पास में कोई प्रक्रम है और उस प्रक्रम में जो कार्य किया गया है उस कार्य की माप गिब्स मुक्त ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? गिब्स मुक्त ऊर्जा। कार्य की माप गिब्स मुक्त ऊर्जा कहलाती है। अब इस गिब्स मुक्त ऊर्जा को हम डेल जी से दर्शाते हैं। इसे डेल जी से दर्शाते हैं। तो गिब्स मुक्त ऊर्जा कोई भी प्रक्रम है, उस प्रक्रम में किया गया कार्य है, उसका जो माप होता है उसे हम क्या कहते हैं? गिब्स मुक्त ऊर्जा कहते हैं। इसे डेल जी से दर्शाते हैं। अब डेल जी से दर्शाने के बाद में हम ये कहते हैं कि आपके पास में होता है डेल जी इक्वल क्या होता है? डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है? किया गया कार्य। क्या है? किया गया कार्य। तो जी जो गिब्स मुक्त ऊर्जा किसके बराबर होगी? किए गए कार्य के बराबर होगी। तो आप लिखते हो कि विद्युत कार्य, जो विद्युत का कार्य होता है, कार्य क्या होता है? डब्ल्यू। इस कार्य के बराबर क्या होता है? कार्य को हमेशा लिखते हैं प्रवाहित आवेश इंटू सेल विभव, कि जो भी कार्य होगा उसमें प्रवाहित आवेश है वे किसके बराबर होगा? सेल विभव के। तो आप इसको लिखते हो प्रवाहित आवेश इंटू सेल विभव। तो प्रवाहित आवेश इंटू सेल विभव है, तो किया गया कार्य W है और जो प्रवाहित आवेश है, प्रवाहित आवेश को हम लिखते हैं NF और सेल विभव को किससे दर्शाते हैं? E से। तो ये आपके पास में होता है कि W बराबर NF इंटू E, और NF इंटू E है तो जो सेल द्वारा किया गया जो कार्य होता है वह कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। सेल द्वारा किया गया कार्य होता है वह हमेशा किस प्रकृति में होता है? ऋणात्मक प्रकृति में होता है। तो ऋणात्मक प्रकृति के लिए क्या लिखेंगे? यहां पे एक लाइन लिख लेना कि सेल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। तो सेल द्वारा किया गया कार्य क्या था? W। W बराबर क्या था? NF इंटू E था। तो ये ऋणात्मक कैसे होगा? W बराबर माइनस NFE होगा। क्या होगा? W बराबर माइनस NFE। इसको हम समीकरण कौन सी कह सकते हैं? समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 ये है, समीकरण नंबर 2 ये है। तो आपके पास में दो समीकरण है तो हम क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 व 2 से क्या है कि डेल जी बराबर W है, W का मान क्या है? माइनस NFE। तो डेल जी गिब्स ऊर्जा का मान क्या हो गया? माइनस NFE हो गया। अब जो माइनस NFE मान हुआ है, अब यदि आप इस गुप्त ऊर्जा को यहाँ पे एक तो डेल जी के रूप में लिखते हो या इसको आप डेल जी नोट के रूप में लिखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस NFE नोट। भाई यदि आप इसको नोट के रूप में लिखो, डेल जी नोट था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस NFE नोट मान हो जाएगा।
तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। ये होती है आपकी गिब्स मुक्त ऊर्जा, कि किसी प्रक्रम में किए गए कार्य की जो माप होती है वे गिब्स मुक्त ऊर्जा कहलाती है। इसे हम डेल जी से प्रदर्शित करते हैं। डेल जी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि डब्ल्यू होता है विद्युत कार्य, वह प्रवाहित आवेश इंटू शेल विभव होता है। प्रवाहित आवेश को हम एनएफ से, एफ यहाँ फेराडे होता है जिसका मान 96,500 होता है। एन उसकी संख्या कितनी भी हो सकती है, ई शेल विभव होता है। तो शेल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, तो इसको क्या लिखेंगे, W बराबर माइनस NFE। तो समीकरण 1 व 2 से डेल G बराबर माइनस NFE या डेल G नोट बराबर माइनस NFE नोट। आपको इससे ये दो चीज़ें अच्छी तरह से ध्यान होनी चाहिए कि डेल G का मान क्या होता है। ये दोनों चीज़ें यदि आपको आती है तो हम आगे के टॉपिक की बात करें, ये इससे आपको ये दोनों चीज़ें आनी चाहिए। अब ये तो गिब्स मुक्त ऊर्जा होती है। अब सबसे इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, आती है नैनसर्ट समीकरण। कौन सा टॉपिक आता है, नैनसर्ट समीकरण। तो अब हम बात करेंगे नैनसर्ट समीकरण की। तो इसमें आप ये चीज़ दोनों अच्छी तरह से ध्यान रखना कि डेल G बराबर माइनस NFE और डेल G नोट बराबर माइनस NFE नोट, ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रखने से। अब इसके बाद में हम आगे की जो बात करेंगे वह करेंगे नैनसर्ट समीकरण की। देखो नैनसर्ट समीकरण को कंप्लीट हम व्युत्पत्ति करके बताएंगे, लेकिन आपको उसमें समीकरण याद रखनी है और उस समीकरण जो अंतिम व्युत्पन्न समीकरण है उसको ध्यान रखना है, और उससे संबंधित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये चीज़ हमें अच्छी तरह से देखनी। तो हम सबसे पहले देखते हैं नैनसर्ट समीकरण। देखो नैनसर्ट समीकरण वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान कर लेना कि अति इंपॉर्टेंट समीकरण है। नैनसर्ट समीकरण क्या होती है कि जो भी आपके पास में सेल होता है और उस सेल का विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रॉनों की प्रकृति होती है, चाहे उसका ताप होता है चाहे उसकी सांद्रता होती है, उनके संबंध बताने के लिए, यानी ताप के रूप में सांद्रता के रूप में जो बीच में संबंध बताते हैं, उस संबंध को व्युत्पत्त करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, नैनसर्ट समीकरण का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको भाषा के रूप में ऐसा लिखना है कि नैनसर्ट समीकरण में क्या लिखना है, लिखो देखें। सेल के विद्युत वाहक बल, सेल के विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोडों की प्रकृति, इलेक्ट्रोडों की प्रकृति, ताप व सांद्रता। सेल के विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोडों की प्रकृति, ताप व सांद्रता में संबंध बताने के लिए, एक समीकरण दिया गया जिसे नैनसर्ट समीकरण कहते हैं। यानी सेल के विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोडों की प्रकृति, ताप व सांद्रता में संबंध बताने के लिए एक समीकरण दिया गया जिसे हम क्या कहते हैं, नैनसर्ट समीकरण कहते हैं। अब देखो नैनसर्ट समीकरण क्या होती है। आपके पास में एक धातु होती है मेटल, यहां से ध्यान से देखना बेटा कि जो मेटल धातु होती है, मेटल धातु को हम इस रूप में लिखते हैं कि Mn प्लस इलेक्ट्रॉन। इसके बाद में यहां से क्या होता है, प्लस Ne माइनस। कोई धातु है, जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे आपने लिख दिया यहां पे Al एल्यूमिनियम है, यहां पे क्या होता है Al प्लस 3 और प्लस यहां से क्या होता है 3 इलेक्ट्रॉन माइनस निकल जाते हैं। तो आपको यहां पे ये ध्यान देना है कि M कोई मेटल धातु है, Mn प्लस प्लस n इलेक्ट्रॉन बाहर हो रहे हैं। अब n इलेक्ट्रॉन बाहर होने के कारण इसको हम समीकरण कौन सी मान लेते हैं, 1 नंबर। जो आपने पढ़ा था Kc का मान, पढ़ा था ना, Kc का मान याद करने के लिए लिखते हैं हम उत्पाद अपॉन अभिकारक की सांद्रता रूप में। तो Kc बराबर आप क्या लिखोगे यहां पे कि M, अब यहां पे उत्पाद अपॉन अभिकारक लिखना है, तो इसको आप समीकरण को यहां से इस प्रकार से लिखना है कि Mn यहां पे लिख के M लिख देना, ये समीकरण नंबर 1 बना देना। तो M अपॉन, अब यहां पे Mn प्लस है, यहां पे क्या इलेक्ट्रॉन माइनस है, तो यहां पे क्या है केवल Mn आएगा।
भाई ये तो क्या होगा इसका अभिकारक और ये क्या बन गया इससे उत्पाद, तो उत्पाद अपॉन क्या बन गई समीकरण अभिकारक के रूप में बन गई। अब हमें पता है कि हम मानते हैं कि m बराबर क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1। तो इसमें क्या लिखोगे कि Kc बराबर 1 अपॉन m की पावर n, 1 अपॉन m की पावर n। ये क्या लिख दिया आपने m का मान 1 मान लिया तो m की जगह 1 लिख दिया, इसको समीकरण कौन सा बना दिया आपने 2। तो समीकरण 1 और 2 प्राप्त हो गए। अब आपको पता है, आप बताते हो उष्मा गतिकी का नियम। उष्मा गतिकी का नियम क्या होता है, डेल जी बराबर डेल जी नोट एल एन RT ln Kc के रूप में लिखते हैं नहीं लिखते हैं, तो वह होता है उष्मा गतिकी का नियम। तो उष्मा गतिकी के नियम से हम लिखते हैं आगे कि उष्मा गतिकी के नियमानुसार, उष्मा गतिकी के नियमानुसार की बात करें, समीकरण 1 ये हो गई, समीकरण 2 हो गई। तो उष्मा गतिकी की समीकरण क्या होती है, डेल जी बराबर डेल जी नोट प्लस RT ln Kc, ये होती है उष्मा गतिकी के समीकरण। इसको हम समीकरण की संख्या देते हैं 3 की। किसकी समीकरण की संख्या देते हैं 3 की। अब देखो यहां पे सोचने लायक बात है कि आपने ये तो उष्मा गतिकी की समीकरण लिख दी डेल जी बराबर जी नोट प्लस RT ln Kc। अब एक चीज है, हम जानते हैं कि आपने अभी जाना था कुछ समय पहले कि डेल जी का मान जाना था, डेल जी नोट का मान जाना था, और Kc का मान आपके पास में है ना। तो यहां पे लिख देना हम जानते हैं कि डेल जी बराबर NFE, यही होता है भाई, डेल जी बराबर NFE। और n किस में होता है यहां पे माइनस में, यहां पे डेल जी नोट बराबर माइनस NFE नोट, ये चीज हम जानते हैं। अब ये चीज जानने के बाद में यहां पे लिखना है आपको समीकरण 3 में डेल जी व डेल जी नोट का मान रखने पर, अब किसका मान रख रहे हैं हम, डेल जी और डेल जी नोट का मान, किन से समीकरण में 3 नंबर में। तो यहां पे डेल जी है, डेल जी की जगह क्या है माइनस NFE बराबर, यहां पे क्या है डेल जी नोट है, इसका मान क्या है माइनस NFE नोट। तो यहां पे लिख देना माइनस NFE नोट। इसके बाद में क्या है, यहां पे प्लस के बाद में क्या है RT ln Kc, तो इसको सीधा सा ऐसा लिख दो प्लस RT ln Kc। तो ये आपने दोनों का मान रख दिया डेल जी और डेल जी नोट का, किसकी जगह डेल जी और डेल जी नोट की जगह दोनों का मान रख दिया। तो अब इसको समीकरण संख्या कौन सी कह देते हैं, हमें समीकरण संख्या कह देते हैं इसको 4। आगे देखिए समीकरण 4 में माइनस NF का भाग देने पर, अब इसमें किसका भाग दे देते हैं माइनस NF का भाग दे देते हैं। तो देखिए माइनस NFE अपॉन माइनस NF बराबर माइनस NFE नोट अपॉन माइनस NF प्लस RT, यहां पे माइनस NF आ जाएगा ln Kc, ये आएगा भाई। अब देखो यहां पे आपने लिखा है कि माइनस NF का भाग दिया, सब में आपने क्या कर दिया माइनस NF का भाग दे दिया। अब माइनस NF का भाग देने पर क्या बचेगा, इधर देखना कि ये NF से NF कैंसिल हो जाएगा, ये NF से NF कैंसिल हो जाएगा, यही होगा। तो यहां पे क्या बचा भाई E बराबर E नोट, यहां पे किसका चिन्ह है प्लस का, और नीचे किसका चिन्ह है माइनस का। तो अब यहां पे दोनों के बीच में चिन्ह किसका आ जाएगा भाई प्लस और माइनस है, यहां पे क्या आएगा आपके पास में माइनस RT NF ln Kc। इसको समीकरण संख्या कौन सी दे दो आप 5। अब ये समीकरण संख्या आपके पास में 5 हो जाती है। तो अब समीकरण नंबर 5 में आपके पास में देखो ln, जो मैथ्स के विद्यार्थी हैं उनको पता है कि जो ln इकाई होती है उसी को हम लॉग कहते हैं। क्या कहते हैं लॉग। तो जो 1 ln होता है उसका मान होता है 2.303 लॉग के रूप में।
एक ln का मान कितना होता है 2.303। तो ये ln है, इस ln को हम क्या कहते हैं, log ही कहते हैं। जो आपके पास में log और एंटीलॉग होते हैं उसकी प्रकृति में ही इस हम ln की उपयोग करते हैं। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि समीकरण 5 में ln को log में बदलने पर, अब इसको हम किस में चेंज कर देते हैं, log में बदल देते हैं। जो ln है उसको किस में चेंज कर देते हैं हम, log में। तो एक ln बराबर इसका मान कितना होता है, वह होता है 2.303। आपको पता है भाई एक ln बराबर इसका मान होता है 2.303 log 10, ठीक है। और log 10 का मान कितना होता है 1। तो आप इसको क्या लिखोगे कि e बराबर ई नोट माइनस RTNF। अब RTNF आ गया। अब आपके पास में क्या है ln, और ln की जगह आप क्या लिख दोगे, log लिखोगे। तो यहां पे आप सीधा सा पहले ये लिख दो कि ये 2.303 RT log 10 kc, ये हो जाएगा भाई RT log 10 kc हो जाएगा। और RT log 10 kc होने पर इसको आप समीकरण संख्या कौन सी दे देना, 6 दे देना आपके अकॉर्डिंग। अब ये समीकरण नंबर यदि आपके पास में 6 होती है, अब इस समीकरण को हमें सरल करना है कि ये ई सेल मान लिया, ये ई नोट सेल मान लिया। अब आपको R का मान पता होना चाहिए, T का मान पता होना चाहिए, F का मान पता होना चाहिए, 3 चीजें। तो अब सबसे पहले यदि हम इस समीकरण को सरल करने के रूप में लिखें तो इस समीकरण के कुछ मान हैं, उन मानों के बारे में देखते हैं। आप यहाँ पे R लिखते हो, T लिखते हो। R का मान आपने अच्छी तरह से पढ़ा, देखो यहाँ पे बता रहा हूं इसको। R बराबर होता है 8.314 होता है। R का मान कितना होता है 8.314। जो आपने पढ़ा था R किसमें, रीड-बकर स्थिरांक के रूप में पढ़ते हैं ना में, उसमें R का मान कितना लिखते हैं 8.314। और जो आपके पास में ताप होता है, कैपिटल T होता है, उसको बोलते हैं परमताप। क्या बोलते हैं, परमताप। और कैपिटल T परमताप का 298 केल्विन मान होता है, ठीक है। इसके बाद में आता है F फैराडे, और फैराडे का मान कितना होता है 96,500। जबकि जो फिजिक्स की किताब है उसमें आपको ये लिखेगा 96,480 लिखा हुआ भी मिलेगा। उसको हमें कंप्लीट कितना मानना है 96,500। तो यहां पे इसको लिख सकते हैं हम F बराबर 96,500, ठीक है। अब इसके स्थान पर आप क्या रख दो, इसके मान रख दो। तो यहां पे क्या लिखना था, सीधा सा देखो, ई सेल बोल सकते हैं इसको कि ई सेल बराबर ई नोट सेल, ये सेल ही है सर, ई बराबर ई नोट सेल। E बराबर ई नोट सेल माइनस 2.303 इंटू R का मान कितना है 8.314, ठीक है। T का मान कितना है 298 अपॉन N का मान कितना है 96,500। इसके बाद में log है यहाँ पे log 10 kc, ये इकाई है। अब इसको आपको करना है सरल। तो E सेल बराबर ई नोट सेल। अब यहां पे माइनस, अब आपके पास में है 2.303 8.314 298 अपॉन n इंटू 96,500 इंटू log 10 kc। यदि आप इन कंप्लीट इकाइयों को सरल करोगे तो सरल करने के बाद में आपके पास में जो मान आएगा वह कितना आ जाएगा, इनको गुणा कर लेना, इसका भाग देना, तो 0.0591 अपॉन n आ जाएगा। सीधा बता रहा हूं भाई, इनको आप गुणा कर लेना परस्पर, इसका भाग दे देना, तो 0.0591 आ जाएगा। और यहां पे बजाएगा log 10 kc। क्या बजाएगा, log 10 kc। तो ये चीज आपको ज्ञात होनी चाहिए। और इसमें यदि आपको पूछ लिया जाए कि n क्या होती है, तो n होती है प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहां पे लिख लेना आप n बराबर प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये होती है आपके पास में नेंसर्ट समीकरण। एक बार पुनः देख लो कि सेल के विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोडों की प्रकृति, सांद्रता, ताप एवं को संबंध बताने के समीकरण उसे नेंसर्ट समीकरण कहते हैं। आपके पास में ये कोई एक मेटल धातु का आयनीकरण किया गया है, Mn प्लस है, प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, मेटल बनेगा। आप इसको लिखते हो Kc बराबर m उत्पाद अपॉन अभिकारक। उत्पाद में क्या है m, अभिकारक में क्या है m प्लस n है। यदि हम मानते हैं कि m बराबर कितना होता है 1,
तो आपने क्या लिखा, Kc बराबर 1/m + n लिखा और इसको क्या कह दिया 2। अब यदि हम लिखे ऊष्मागतिकी के नियमानुसार, देखो अब ऊष्मागतिकी, कुछ लोगों के दिमाग में आएगा सर आपने इसको समीकरण 2 तो लिया लेकिन इसका यूज कहां पे किया, ये है ना, तो इसका यूज कहां पे होगा। यदि आप इस समीकरण को आगे सरल करोगे तो किसका मान लिख दोगे इसकी जगह, Kc का मान। अब Kc का मान लिखो तो फिर log की क्या लग जाएगी, उसकी प्रकृति लग जाएगी। तो 1/, ये लिखा ना 1/n+, तो ये यहां पे आ जाएगा 1+n+ के रूप में। अब देखो ऊष्मागतिकी का नियम क्या होता है कि डेल G बराबर G0 + RT/ln, कैसे समीकरण नंबर 3 है। अब हमें पता था कि हमने जो गिब्स ऊर्जा पढ़ी थी, डेल G पढ़ा था, उसमें हमने क्या कहा था कि -NAP होता है। तो यदि नोट के रूप में आएगा तो -NAP नोट आ जाएगा। अब -NAP नोट आने के बाद में समीकरण नंबर ये 3 है, इसमें डेल G और G0 का क्या रख देते हैं, हम मान रख देते हैं। मान रखने के बाद में आपने जहां पे डेल G है वहां पे लिख दिया -NAP और डेल G0 है वहां पे लिख दिया -NFE नोट। तो प्लस बचा क्या यहां से RT/ln कैसे बचा, RT/ln कैसे, समीकरण नंबर कौन सा दे दिया 4। अब समीकरण नंबर 4 में किसका भाग देते हैं, -NF का भाग देते हैं। तो -NAP नोट में भाग किसका दिया, NF का दिया, तो NF से NF कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी NF से NF कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये इकाई पूरी बच जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास में क्या बचा, E बचा, यहाँ पे भी क्या बचा, E नोट बचा। तो हम इसको E शेल बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, E नोट शेल बोल सकते हैं। माइनस यहाँ पे देखो ये प्लस था ये माइनस था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस RT/NF/ln, कैसे समीकरण नंबर 5। अब जो आपके पास में ln है इसको किस में चेंज करते हैं, हम log में बदलते हैं। तो log में बदलने के लिए 1 ln बराबर होता है 2.303 log 10। तो यदि आपने लिखा E सेल बराबर E नोट सेल माइनस 2.303 RT/ln NF log 10, कैसे किसकी जगह लिखा है, ln की जगह। ln का मान कितना था, ये मान था, तो 2.303 यहाँ पे आ गया, log 10 यहाँ पे आ गया, कैसे समीकरण नंबर कौन सी हो गई 6। अब हमें पता है कि जो R होता है, R का मान कितना होता है 8.314 होता है, T का मान परमताप 299 होता है, F फैराडे 96,500 होता है। कंफ्यूज नहीं होना है, किन्हीं किताबों में 96,480 दे रखा है, उससे कुछ नहीं, आपको 96,500 ही लिखना है यहाँ पे। तो E सेल बराबर E नोट सेल, ये आपने मान रख दिया कि 2.303 इंटू R का मान लिख दिया और T का मान लिख दिया, नीचे F फैराडे था उसका मान लिख दिया, log 10 कैसे लिख दिया। अब देखो E सेल बराबर E नोट सेल है, यदि आप इन तीनों इकाइयों को आपस में गुणा करोगे किसका भाग दोगे 96,500 का, तो मान कितना जाएगा 0.0591 अपॉन n log 10 कैसी। अब ये है आपका यहाँ पे कैसी, लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो कि यहाँ पे जो n है वे तो प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और केसी का मान आपके पास में यहाँ पे है। जो केसी का मान आपको समीकरण नंबर 2 में लिख रखा है वे आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये आपको नैनसर्ट समीकरण पता होनी चाहिए अच्छी तरह से। इस नैनसर्ट समीकरण से संबंधित आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अच्छी तरह से। ये आपको ज्ञात होना चाहिए नैनसर्ट समीकरण का उपयोग किस प्रकार से करते हैं। तो ये है आपकी नैनसर्ट समीकरण। अब नैनसर्ट समीकरण और जो साम्य अवस्था स्थिरांक होता है उन दोनों के बीच की समीकरण संबंध बात करते हैं। तो एक उसकी समीकरण करते हैं, फिर देखेंगे इससे न्यूमेरिकल जितने भी कुछ क्वेश्चन होंगे। देखो इसके बाद में आप सीधी सी इस समीकरण को भी याद रख सकते हो केवल, क्योंकि जो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा सीधा इस समीकरण में उसका मान रखना और सरल करना और आगे कुछ भी नहीं है उसमें, है ना। इसके बाद में आपको देखना है नैनसर्ट समीकरण और साम्य अवस्था स्थिरांक में समीकरण। नैनसर्ट समीकरण एवं साम्य अवस्था स्थिरांक में समीकरण। नैनसर्ट समीकरण एवं साम्य अवस्था स्थिरांक में समीकरण। अब देखो हम लिखते हैं वी नाउ दैट, हम जानते हैं कि
वी नाउ दैट, हम जानते हैं कि जो आपके पास में भी एक समीकरण थी कि ई सेल बराबर ई नोट सेल, ये आप अभी समीकरण लिख रहे थे, ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, उसके बाद में क्या लिखा था आपने, log 10 Kc। ये आपकी नैनसेल्ट समीकरण थी। इस नैनसेल्ट समीकरण की हम किस पे बात करते हैं, साम्य अवस्था पे। तो साम्य अवस्था, तो साम्य अवस्था पर हम क्या कहेंगे इसको कि आपके पास में जो ई सेल होता है, ई सेल का मान कितना लिया आपने, 0। यदि हम ई सेल का मान 0 लेते तो इस समीकरण को क्या लिखेंगे, 0 बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन log 10 Kc, ये लिख दिया। अब यदि हम इसको इस रूप में लिखते हैं तो आपके पास में ये समीकरणीय रूप है, और इससे अब क्या समीकरण प्राप्त होती है आपको कि ई नोट सेल बराबर, यदि ई नोट सेल का मान लिखेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा 0.0591 अपॉन एन, और यहाँ पे क्या बचेगा भाई log 10 कैसे, ये 10 लिखने की जरूरत नहीं कि log 10 का मान भी कितना होता है, 1 ही होता है वैसे। तो यह आपके पास में समीकरण प्राप्त होती है साम्य अवस्था के लिए। और यदि आप इसको लिखना ये चाहोगे भाई हमें तो Kc के रूप में लिखना है, तो Kc के रूप में लिखना चाहो तो आप इसका क्या निकाल सकते हो, एंटी लॉग। क्या निकाल सकते हो, एंटी लॉग। और एंटी लॉग में क्या लिखेंगे, एंटी लॉग। अब यदि Kc बराबर, यदि आप इसका एंटी लॉग लेते हो तो क्या लिखोगे, ई नोट सेल इंटू एन अपॉन 0.0591, ये इसका मान हो जाएगा। आपको इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं उलझना है। जो विद्यार्थी, केवल आपको ये बताया गया है इस प्रकार समीकरण होती है। 12th क्लास में इस समीकरण के बारे में कुछ विशेष नहीं है, केवल आपको ये ध्यान देना है कि भाई ये भी हम साम्य अवस्था के रूप में लिखना चाहिए, इस प्रकार से समीकरण को सोल्व कर सकते हैं। अब ये समीकरण होती है आपके साम्य अवस्था के रूप में, और साम्य अवस्था में यदि Kc के रूप में ये लिखो, और यदि आपको सीधा साम्य अवस्था में ज्ञात करना, ई नोट सेल बराबर 0.0591 अपॉन एम log 10 Kc के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। अब देखो, ये नैनसेल्ट समीकरण की साम्य अवस्था थी। यदि इसी प्रकार से आपके पास में जो भी समीकरण हो उनको आप आसानी से लिख सकते हो और उसको ज्ञात कर सकते हो। अब यदि हम इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चनों की बात करेंगे तो वे तो हम अगली क्लास में लेंगे क्वेश्चन, तो जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हम अगली क्लास में उसी टाइप की एक वीडियो केवल और केवल इस नैनसेल्ट समीकरण आधारित क्वेश्चन कराएंगे ना, उसमें आप अच्छी तरह से देख लेना भाई कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। अब इसके बाद में आती है सेल निरूपण इकाइयाँ। सेल निरूपण इकाइयाँ क्या कहती हैं कि यदि आपके पास में कोई सेल है तो उस सेल के जो एनोड और कैथोड पंख है, उन एनोड और कैथोड पंख के बीच में उसको लवण सेतु के रूप में किस प्रकार से दर्शाते हैं, बायां भाग कौन सा होता है, दायां भाग कौन सा होता है, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो अब बताते हैं आपको सेल निरूपण इकाइयाँ। जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं उन सबको एक अलग ही वीडियो में करवा देंगे, जो अगला वीडियो होगा जस्ट उसमें सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। सेल निरूपण, कि सेल निरूपण क्या होता है, किस प्रकार से सेल को निरूपित किया जाता है, कि किसी विद्युत रासायनिक सेल पर होने वाली जो अभिक्रियाएं हैं उन अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण किस प्रकार से होता है, अपचयन किस प्रकार से होता है, उनको दर्शाने की जो इकाई होती है उसी को हम क्या कहते हैं, सेल निरूपण कहते हैं। आपके पास कोई रासायनिक सेल है, उस रासायनिक सेल में ऑक्सीकरण की कुछ यौगिक ऑक्सीकरण के रूप में, कुछ यौगिक अपचयन के रूप में, कौन कौन से पार्ट अपने रूप में दर्शाए जाते हैं, उनको दर्शाने के लिए जिस इकाई का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सेल निरूपण कहते हैं। तो सेल निरूपण में लिखो आप सबसे पहले कि किसी विद्युत रासायनिक सेल में, किसी विद्युत रासायनिक सेल में, किसी विद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अभिक्रियाओं को, किसी विद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अभिक्रियाओं को, इलेक्ट्रोडों पर होने वाली
अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण व अपचयन विभव के रूप में दर्शाना सेल निरूपण कहलाता है। कि किसी विद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण व अपचयन विभव के रूप में दर्शाना क्या कहलाता है? सेल निरूपण कहलाता है। जैसे हम बात करते हैं कि आपके पास में एक सेल है, उसके दो पंख होते हैं, एक बायां भाग और एक दायां भाग। इसको हम लिख देते हैं बायां इलेक्ट्रोड। ये बायां इलेक्ट्रोड होगा तो वह कौन सा होगा? दायां इलेक्ट्रोड। दायां इलेक्ट्रोड, बायां इलेक्ट्रोड है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? एनोड। इसको क्या बोलेंगे? कैथोड। ये एनोड होगा तो वह कौन सा हो जाएगा? कैथोड। एनोड का क्या होता है? ऑक्सीकरण। तो कैथोड का क्या होगा? अपचयन। ये चीजें हमें पता होनी चाहिए कि ये इसका ऑक्सीकरणीय रूप है, ये इसका अपचयनीय रूप। इस प्रकार से हमें सेल को निरूपित करना है। विथ एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। जैसे आपको एक रिएक्शन दे रखी है Zn प्लस Cu2 प्लस, अभिक्रिया करवाई जा रही है। यहाँ पे आता है Zn प्लस 2 प्लस, यहाँ पे आता है Cu। ये एक रिएक्शन है। इसको हम यदि और दर्शाना चाहते हैं ऐसे कह सकते हैं कि ये S है, ये Aq है, तो Zn वापस क्या जाएगा इसमें? ये Aq हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? S। इनको आपने ध्यान नहीं रखना ज़्यादा। अब इसको सेल निरूपण के रूप में क्या लिखेंगे भाई? कि एक बायां इलेक्ट्रोड एक दायां इलेक्ट्रोड, दोनों के रूप में लिखेंगे। तो अब जो भी धातु, ये देखो धातु है, ये क्या है? धातु आयन है, ये धातु है भाई। सेल निरूपण में ये लिखते हैं कि ई, आप ये लिख रहे थे कि सेल निरूपण में ई बराबर, जैसे आपने लिख दिया Zn प्लस 2, या आपने लिख दिया ई बराबर Cu प्लस 2। तो धातु और धातु आयन की प्रकृति लिखी जाती है या नहीं लिखी जाती है? तो उसी को हम क्या कहते हैं? सेल निरूपण कहते हैं। तो इस सेल निरूपण में हम क्या लिखेंगे? ये सेल निरूपण में ये क्या ई Zn प्लस 2, ये तो कौन सा भाग हो गया इसका? बायां। और दाएं भाग में क्या लिख दोगे आप? दाएं भाग में लिखोगे ई Cu प्लस 2 Cu। तो ये कौन सा भाग हो जाएगा? दायां भाग। ये कौन सा भाग हो जाएगा? बायां भाग। ये प्रकृति क्या दर्शाएगी आपकी? सेल निरूपित। इस समीकरण को इस प्रकार से सेल निरूपित किया जाता है। इसके अलावा जैसे आप एक एग्जाम्पल और ले लो। जैसे आपने Zn नहीं लिया और यहाँ पे कह दिया आपने लिया निकिल, NiCu प्लस 2, अभिक्रिया करवाई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Ni प्लस 2 प्लस Cu। तो इसको आप किस रूप में लिखोगे? यहाँ पे भी आपको ऐसे ही लिखना है कि E Ni प्लस 2, यहाँ पे E Cu प्लस 2 Cu। तो ये क्या हो जाएगी? इसकी सेल निरूपित समीकरण हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपके पास में जो भी सेल निरूपित समीकरण होते हैं उनको दर्शाना है। अब एक जैसे इनसे संबंधित भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं की हम बात करेंगे भाई। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जैसे आपको इनके मान दे रखे होते हैं, ए का मान दे दिया और कंप्लीट आपको ई सेल का मान दे दिया, तो आप कैथोड का मान किस प्रकार से ज्ञात करोगे या एनोड का मान किस प्रकार से ज्ञात करोगे, वह प्रकृति भी हमें पता होनी चाहिए। तो ये होता है आपका सेल निरूपण। इस सेल निरूपण में और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, आपको मुख्य रूप से 2 एग्जाम्पल पता होना चाहिए। अब देखो, यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को प्रॉब्लम हो तो आप जरूर पूछना, कमेंट बॉक्स में आपका क्वेश्चन करना। और ये आज के लिए हम इतने पढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक आएगा उसमें सारे क्या करेंगे? हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।